हेलो बच्चों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं आप सबके यहाँ पे मुश्किलों को कम करने के लिए आई हूँ। मुझे पता है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में बैक आ जाती है तो उस टाइम पे मेंटल स्टेटस क्या रहता है। इसी स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आज मैं आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स और ऐसे क्लूज लेकर आई हूँ जिससे कि आप अपना RUHS का BSc नर्सिंग जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है उसको आप क्लियर कर सकते हैं, जो कि कब होने वाला है। येस ऑफ कोर्स 4 जून 2025। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक रहने वाले हैं जिसका वेटेज ज़्यादा रहने वाला है, जिसको आप करके कवर अगर आप अच्छे से कर लेंगे, जिसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा अपने टॉपिक पे आना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको भी अपनी फटाफट से प्रिपरेशन करनी होगी। तो फटाफट से हम वो टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम को क्लियर करने में आपकी हेल्प करने वाली है। तो हम कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स देखने वाले हैं, वन बाय वन वी विल सी। फर्स्ट हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी के लिए, सेकंड पैथोलॉजी के लिए एंड देन जेनेटिक्स के लिए। तो कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं, जैसे कि मैं अपनी क्लास में भी बार बार रिपीट करती हूँ कि इमरजेंसी ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इमरजेंसी ड्रग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप नॉर्मल एग्जाम भी दे रहे हैं तो उसमें इमरजेंसी ड्रग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। ठीक है, जिसमें कि एट्रोपिन हो गया, ADR हो गया, उनके डोजेस क्या है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना, एनाफाइलेक्सिस के अंडर में जो ADR है उसका क्या डोजेज रहता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनका जो रूट है और एडमिनिस्ट्रेशन कि आप IV दोगे या फिर IM दोगे, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो फर्स्ट इज CPR और इमरजेंसी के जो भी ड्रग्स हैं आपको इसे कवर करना है, और ये हमने अपने लेक्चर में कवर भी किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटा एसिड ड्रग। जैसे कि आपको एक ब्रीफ नोट में क्या क्या, आप सबसे पहले उस ड्रग को लिखोगे, फिर उसकी क्लास लिखोगे, देन साइड इफेक्ट और जो भी उसका यूजेस है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड देन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने ये इतना पोर्शन भी कवर कर लिया तो आपने होलिस्टिक उस पूरे के पूरे ड्रग को कवर अप कर लिया। ठीक है, जो कि हमने बहुत अच्छे से कवर अप किया हुआ है अपने क्लासेस में और डे टू डे जो भी हमारे सेशंस होते हैं इनमें। ठीक है, इसके बाद क्या है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो आई होप आप सभी को बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ना तो सिर्फ सप्लीमेंट्री एग्जाम बल्कि जब आगे भी जाओगे, काम करोगे, तो उस टाइम पे आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। IV रूट है, IM रूट है, सबक्यूटेनियस रूट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन इसके बाद क्या है, लीगल इश्यूज क्या रहने वाला है जब आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जिसमें कि पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप टेलीकम्युनिकेशन करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वो आपको कवर अप करनी है लीगल इश्यूज में। ठीक है जी, देन इसके बाद आ गया फार्माकोकाइनेटिक्स। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बार बार ये बताया था कि फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर समराइज करना चाहूँगी कि वो ये सारे टॉपिक जो मैं आपको लेकर आई हूँ यहाँ पे, ये वो टॉपिक हैं जो हमने लास्ट कुछ क्वेश्चन पेपर या फिर जो आपके लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनको रिव्यू करके यहाँ पे ये टॉपिक्स निकाला है। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। ठीक है, देन फार्माकोकाइनेटिक आपको यहाँ पे कवर अप करना है। ठीक है, देन डायूरेटिक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इतने सारे ड्रग्स में मैंने डायूरेटिक्स ही क्यों बोला, क्योंकि मोस्ट कॉमनली अगर आपका एज ए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्या दोगे, लूप डायूरेटिक्स हो गया है ना, और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक हो गया, जो 5 क्लासिफिकेशंस हैं। इसके बाद कहाँ पे एक्शन करते हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप उसको पेशेंट टीचिंग क्या करोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डायूरेटिक्स इज इंपॉर्टेंट हेयर। देन इसके बाद आ गया एंटीवेनम पे क्या आ सकता है, एक शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है जी, देन इसके बाद क्या है, ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, आयुष को प्रमोट कर रही है ना। आयुष क्या है, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा। तो इस पे आपको एक नोट आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आ गया NSAID, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर एक जगह पे क्या देख लेते हो, NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको उसके एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे, आपको पेशेंट टीचिंग बतानी पड़ेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, देन इसके बाद क्या आ गया, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सेम जो मैंने आपको बताया कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, जब आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करोगे आपको पेशेंट के भी राइट्स पता होने चाहिए, आपको अपने भी राइट्स पता होने चाहिए, और जो आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे ये भी आपको पता होना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग जो कि आप बेसिक डे टू डे जो आप हॉस्पिटल में जाके डील करते हो, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है, पॉइंट वाइज आप उसको लिखना है ना। मैं यही प्रेफर करती हूँ कि जब भी मेरा खुद का भी एग्जाम होता है, किसी भी चीज़ को क्या करती हूँ, पॉइंट वाइज लिखती हूँ, 1 2 3 ऐसे करके, है ना। सीधा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा, उसके जो यूजेस, साइड इफेक्ट और जो भी आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अब उसको 1 2 3 4 ऐसे करके लिखो। ठीक है, देन इसके बाद क्या आ गया, साइड इफेक्ट्स आ गया किसके, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के। जैसे कि कौन कौन से कंडीशंस में हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का यूज करते हैं, जैसे कि
किडनी ट्रांसप्लांट हो गया या फिर लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, है ना, ऐसी कोई भी ट्रांसप्लांट की कंडीशन, या फिर बहुत सारे बोन मैरो जो सप्रेशन होता है ना, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इम्यूनिटी है उसको क्या सप्रेस कराने की कोशिश करते हैं, ताकि जो फॉरेन ऑब्जेक्ट हमने बाहर से लिया है उसको हम क्या कर सकें, अडेप्ट कर सकें। तो उसमें आपके क्या ड्रग्स रहने वाले हैं, क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, आप विजिटर्स जो आ रहे हैं उनको आप क्या टीचिंग प्रोवाइड करोगे एज अ नर्स, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद क्या है, वैक्सीन एंड सीरा, है ना, कि वैक्सीन और सीरम में क्या डिफरेंस है। आपको एक टेबल याद करना है जिसमें कि आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि वैक्सीन में क्या डिफरेंस है एंड सीरम में क्या डिफरेंस है, एंड द एग्जाम्पल दैट इज इनफ फॉर द वैक्सीन एंड सीरा। यस, एंड देन रिपीटेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, देखो जैसे कि है यहाँ तक तो हमने पूरा का पूरा फार्माकोलॉजी को कंप्लीट कर लिया, एंड देन पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स के भी कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फाइन, तो सबसे पहले क्या रहने वाला है, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। आपको पता है, क्योंकि एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको क्या करना है, जाके जब वहाँ पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुपिंग का क्या इंपॉर्टेंस रोल रहने वाला है। क्या मैं ए पॉजिटिव वाले को बी पॉजिटिव ड्रग दूं, ना दूं, या उसमें क्या मेरी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, मुझे चेक कैसे करना है ना, ये सारी की सारी चीज़ें, ब्लड को किस तरीके से मुझे हैंडल करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में पता होनी चाहिए। एंड देन अबाउट द क्रॉस मैचिंग, सेम कि अगर आपका पेशेंट है जो कि सीवियर ट्रॉमा लेकर आया है या फिर सीवियर ब्लड लॉस लेकर आया है, आपको किसी और पेशेंट का ब्लड बैंक से रिलीज़ कराना है ब्लड, तो आप कौन सा ब्लड यूज़ करोगे, जिसमें कि कौन से आ जाते हैं, डोनर्स आ जाते हैं, है ना, कौन से डोनर, जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि ओ नेगेटिव जो है वो क्या यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी पॉजिटिव क्या यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। फाइन, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स देख लेते हैं, जैसे क्या है एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग। ये हमारा फार्मा का टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसके लिए जो गवर्नमेंट है वो मल्टीपल प्लान्स बनाती है ना, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में ये अवेयरनेस लेकर आया जाए कि भारत को कैसे क्या टीबी मुक्त बनाया जाए, है ना, हम और आप मिलके ही चेंज लेकर आ सकते हैं। तो इस वजह से एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का ना तो सिर्फ एग्जाम में बल्कि हमारी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके आस पड़ोस में भी अगर कुछ इस तरीके की इवेंट है जिसमें कि वो कफिंग कर रहा है या फिर कुछ ऐसा है, तो आप उनको भी एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसके साइड इफेक्ट क्या है, आप टीचिंग क्या दोगे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पे आपको एक शॉर्ट नोट पता होना चाहिए, जिसमें कि मैंने एक निमोनिक क्या बताया हुआ है, हर्जस करके एक निमोनिक बताया हुआ है ना, जिसमें कि आप पर्टिकुलर ड्रग के नाम याद कर लोगे, उसके कॉम्प्लिकेशंस या फिर जो साइड इफेक्ट्स है वो याद कर लोगे, और सप्लीमेंट्री ड्रग्स हम क्या देते हैं वो सारी चीज़ें याद करोगे। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देते हैं। इसके अलावा हमें फॉलोअप किस तरीके से लेना है एज अ नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कवर करनी है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में, ठीक है। देन इसके बाद आता है जीन थेरेपी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप जेनेटिक, आजकल आपको पता है कि जेनेटिक्स क्या क्या चीज़ें कर रही है ना, तो जीन थेरेपी, आप जीन थेरेपी के थ्रू क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये सारा आपको एक शॉर्ट नोट में बताना है ना। देखो यहाँ पे रिपीटेड भी लिखा हुआ है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क टॉपिक्स है ये। देन इसके बाद क्या है, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म, ये आप यहाँ पे भी पढ़ोगे और लेटर ऑन जाके पीडियाट्रिक्स में भी पढ़ोगे, ठीक है, ओके। देन इसके बाद ब्रीफ नोट है आपका क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। देन इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन पेप्टिक एंड ड्यूटेनल अल्सर, कि भाई पेप्टिक अल्सर में और ड्यूटेनल अल्सर में क्या डिफरेंस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं ही आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहती हूँ, पेन, कि भाई पेन कब होता है, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद, ये बहुत कॉमन है ना, पेप्टिक अल्सर ड्यूटेनल अल्सर का, ओके जी। तो इस पे आपको एक शॉर्ट नोट आपको पता होना चाहिए, इसका साइन एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए आपको, ठीक है। एंड देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी जो मैनेजमेंट रहने वाली है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जेनेटिक काउंसलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि जैसे कि बच्चे हमारे पास आते हैं इनबॉर्न एरर लेकर आते हैं ना, इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म एरर होता है या फिर जेनेटिक एरर होता है, इन सारी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए पहले से ही, या फिर अभी तो ये भी टेक्निक्स आ गई हैं कि उनको हम क्या करें, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दें, ताकि अगर कुछ इस तरीके की इवेंट जो कि आगे बच्चा फेस कर सकता है, उसको हम पहले से ही जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू पेरेंट के साथ डिस्कस कर लें, है ना, और मॉडिफिकेशन की तरफ उसको प्रोसेस करें। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो बहुत सारे कंडीशंस में जो डॉक्टर है वो एडवाइस करता है टू अबॉर्ट द पेशेंट, टू अबॉर्ट द बेबी, या फिर जो भी पेशेंट के लिए उस टाइम पे रिलायबल चीज़ें होती है, ठीक है। सो दैट इज जेनेटिक काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ अडेज। और अभी का जो पेरेंटहुड है ना, अभी का जो भी जो नए नए मम्मी बन रहे हैं या जो पेरेंटहुड में जा रहे हैं, उनको जेनेटिक काउंसलिंग आज की डेट में इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। देन इसके
बाद क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स और जो प्रोजेक्ट है इस पर किस तरीके से जो है वो कितना अमाउंट हम स्पेंड कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली हैं, और उस जो प्रोजेक्ट है उससे बेनिफिट क्या क्या आ रहा है। ठीक है जी। देन इसके बाद क्या है, इनहेरिटेंस पैटर्न एंड डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, अब जो इनहेरिटेंस पैटर्न है इसमें मल्टीपल डिजीज आ जाते हैं हमारे पास, है ना, कि भाई अभी जो है ये मम्मी को था और इससे ये क्या अपने बेटे को जा रहा है, और फिर बेटे से सेकंड बेटे को जा रहा है। तो ये जो पूरा जो फैमिली ट्री है ना, इसमें जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर 1 बाय 1 जनरेशन जो गो थ्रू कर रहा है, ये सारी चीज़ों की स्टडी कैसे हो, काउंसलिंग कैसे करा जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो किस तरीके से काम करता है ना, कौन कौन से डिजीज़ में काम करता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसमें कि आ गया ऑटोसोमल रिसेसिव, है ना, एक्स लिंक्ड आ गए, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। और इसके अलावा कौन से हो गए, डाउन सिंड्रोम, जैसे कि जिसमें कौन सा आ गया, क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी, है ना, क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी है। ठीक है जी, जिसमें कि आपको उसके साइन एंड सिम्टम्स पता होना चाहिए, जैसे कि फिल्ट्रम होता है ना, और जो नोज़ है, वेब नेक हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें। आईज़ में उनके डिफरेंस होता है, बहुत बार उनको हार्ट डिजीज़ देखने को मिलता है। इंटेलिजेंस कई बार अप एंड डाउन आप देख सकते हो, आईक्यू से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप डाउन सिंड्रोम में कवर अप करोगे, और ये सारी की सारी चीज़ें पॉइंट वाइज आपको एक अच्छे पैटर्न में लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये नहीं है कि आपको क्या आता है, आपने एग्जामिनर के सामने क्या शो किया है थ्रू पेपर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, आपने वो सारी चीज़ें रट के चले गए, बट आप लिख कैसे रहे हो, द प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप एग्जामिनर को क्या बता रहे हो कि हाँ जी मुझे ये आता है या नहीं आता। अगर आप एग्जामिनर को ये बता पाने में बिल्कुल सक्षम हो तो एग्ज़ाम आपका क्लियर है ना। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन आप सभी को पता है, हम रेस्पिरेटरी में भी पढ़ते हैं, इसमें कौन से साउंड्स होंगे, एब्सेंट साउंड हो जाता है, किस कहाँ पे हमें देखने को मिलता है ना, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, और आप कौन से पोजीशंस दोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज़ अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हम रीनल में भी पढ़ते हैं, और यहाँ पे भी हमें देखना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि इसमें कौन से कलर का यूरिन आता है, और इसमें कौन कौन सी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एज अ टीच करना है, किसको, पेशेंट को, है ना। इसके अलावा आपको कौन से कंसिड्रेशन है जब पेशेंट आपके पास आएगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम लेके, तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू कैसे आप ये आइडेंटिफाई करोगे, है ना, एडीमा, प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन, कौन से रेंज के हाइपरटेंशन होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कवर करनी है। तो हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, बट अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, और इन सारे के सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रट कर जाना, ताकि आपका जो सप्लीमेंट्री है वो क्लियर आउट हो जाए। लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है, आप क्लिक करो और ग्रुप ज्वाइन करो। थैंक यू।